इतिहास के पन्नों में कुछ रातें सच में इतनी काली होती हैं कि उनकी दहशत सदियों बाद भी महसूस होती है। 1912 के विलिस का एक्स मर्डर्स अमेरिका के इतिहास का शायद सबसे खौफनाक और उलझा हुआ रहस्य। 112 सालों तक ये केस एक अनसुलझी पहेली बना रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की इस डीप डाइव में हम इस डरावने रहस्य के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें आधुनिक विज्ञान और डीएनए तकनीक ने आखिरकार खोलकर रख दिया है। चलिए इस खौफनाक सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक सदी पुराने इस राज पर से पर्दा उठा। वोलेसिका एक ऐसा शांत, खूबसूरत सा गांव जहां लोग रात को अपने घरों के दरवाजे तक लॉक नहीं करते थे। सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना। लेकिन 10 जून 1912 की उस खुशनुमा सुबह इस गांव की शांति हमेशा हमेशा के लिए छिन गई। जब डॉक्टर एफएस विलियम्स पहली बार उस घर से बाहर निकले तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बाहर खड़ी भीड़ से उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अंदर मत जाना लड़कों, वरना अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक इस बात का पछतावा होगा। ये चेतावनी कोई आम बात नहीं की, ये उस वीभत्स खून से सने मंजर की गवाही थी जो उस घर के अंदर उनका इंतजार कर रहा था। इस खौफनाक रात की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रात के करीब 9:45 बज रहे थे जब मूर परिवार चर्च से खुशी खुशी अपने घर लौटा। अब जरा इस बात का अंदाजा लगाइए, जब पूरा परिवार नीचे अपनी गहरी नींद में सो रहा था तब कोई अनजान अजनबी उनके ही घर की उस अंधेरी घुटन भरी अटारी में छिपा बैठा था। वहां मिली सिगरेट की राख से साफ पता चलता है कि वो कातिल खामोशी से उनके सोने का इंतजार कर रहा था। आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच उस घर के सन्नाटे में मौत का वो तांडव हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुबह 7 बजे जब पड़ोसियों ने उस अजीब सी शांति को महसूस किया, तब जाकर इस भयानक त्रासदी का पहला अंदेशा हुआ। 8 ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उस खौफनाक रात की असली मानवीय कीमत है। 8 जिंदगियां उस घुप अंधेरे में बेरहमी से कुचल दी गईं। और जो बात इसे हद से ज्यादा भयानक बनाती है वो ये है कि इन 8 में से 6 मासूम बच्चे थे। कातिल ने जोसिया मूर की ही खुलाड़ी उठाई और बच्चों पर वार करने के लिए उसने खुलाड़ी की धार का नहीं बल्कि उसके उल्टे, चपटे और भारी हिस्से का इस्तेमाल किया। सच कहूं तो ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये एक पूरी तरह से सोचा समझा कत्लेआम था। और ये केस यहीं खत्म नहीं होता। कातिल ने सिर्फ हत्याएं नहीं की बल्कि अपने पीछे कुछ ऐसे खौफनाक सुराग छोड़े जो किसी डरावने काले जादू या कर्मकांड का हिस्सा लगते हैं। सोचिए, घर के हर एक शीशे को कपड़ों से ढक दिया गया था। हर शिकार के चेहरे पर बिस्तर के कपड़े डाल दिए गए थे, जैसे खुद कातिल को उनके मृत चेहरों को देखने से खौफ आ रहा हो। रसोई में खून से सने पानी का एक कटोरा रखा मिला, और सबसे अजीब और सिहरन पैदा करने वाला सुराग था रसोई में रखा कच्चे बेकन का करीब 4 पाउंड का एक टुकड़ा, जिसके ठीक बीचों बीच एक भारी चाकू घुसा हुआ था। इन्हीं अजीबोगरीब सुरागों ने तो दशकों तक जांचकर्ताओं की रातों की नींद उड़ा के रख दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रहस्य 112 सालों तक अनसुलझा क्यों रहा। वजह जानकर हैरानी होगी। उस सुबह जब ये खौफनाक खबर आग की तरह फैली तो गांव वालों में क्राइम सीन को सुरक्षित रखने की कोई समझ ही नहीं थी। 100 से ज्यादा लोग उस घर में घुस गए। एक अजीब सी डरावनी उत्सुकता थी लोगों में। उन्होंने दीवारों को छुआ, खून से सने गद्दों को उलट पुलट कर देखा, और हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने जोसिया मूर की खोपड़ी के टुकड़ों को यादगार के तौर पर अपने साथ रख लिया। इस पागलपन में हर एक फिंगरप्रिंट, हर एक पैरों का निशान, सब कुछ हमेशा के लिए मिट गया। क्राइम सीन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और इसी तबाही की वजह से पूरी एक सदी तक शक की सुई कई चेहरों पर घूमती रही। जरा इन नामों पर गौर करें। रेवरेंड लिन जॉर्ज केली, जिन पर धार्मिक उन्माद का गहरा शक था। फिर आते हैं सेनेटर फ्रैंक जोन्स, जो जोसिया मूर के सबसे कड़े प्रतिद्वंदी थे। तो थ्योरी बनी कि ये जलन और बदले की खौफनाक साजिश हो सकती है। इसके अलावा हेनरी ली मूर और पॉल मुलर जैसे खूंखार सीरियल किलर भी शक के घेरे में आए। ये वो लोग थे जो रेल की पटरियों के सहारे सफर करते थे और ऐसी ही जघन्य वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन पूरे 100 सालों तक इनमें से किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। इन सब में पुलिस के सामने रेवरेंड केली का वो बयान किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सीधे भगवान से निर्देश मिला था कि पूरी तरह से खत्म कर दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। इस कबूलनामे में इतनी सटीक जानकारी थी कि एक पल को लगा बस केस सुलझ गया। लेकिन यह सिर्फ एक छलावा था। केली ने तुरंत ही अपना बयान वापस ले लिया। बाद में सामने आया कि पुलिस ने उन्हें कई रातों तक सोने नहीं दिया था और इस भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव में आकर उन्होंने ये झूठा बयान दिया था। केली असल में सिर्फ एक मानसिक रूप से कमजोर बलि का बकरा थे।
खैर, अब समय के पहिए को थोड़ा आगे घुमाते हैं और सीधे 2024 में चलते हैं। जरा इन दोनों तस्वीरों की तुलना कीजिए। एक तरफ है 1912 का वो अस्त-व्यस्त घर, जहां 100 से ज्यादा लोगों के कदमों ने सारे अहम सबूतों को कुचल दिया था। हर जगह बस खून के धब्बे और तबाही थी। और दूसरी तरफ आज की एक करोड़ों डॉलर की हाईटेक लेबोरेटरी, बिल्कुल शांत, वातानुकूलित और सुपर कंप्यूटर की हल्की सी गूंज से भरी हुई। जो काम 1912 की वो पुरानी पुलिस नहीं कर सकी, वो चमत्कार अब इस खामोश और आधुनिक लैब में होने जा रहा था। और यही एंट्री होती है एक बिल्कुल नई चमत्कारी तकनीक की, माइक्रोस्टैटिक पार्टिकल रिट्रीवल। इसे आप फोरेंसिक विज्ञान की एक टाइम मशीन समझ सकते हैं। अब देखिए, इतने सालों में हजारों टूरिस्ट उस घर में जा चुके थे, तो जाहिर है दीवारों और फर्श पर आधुनिक डीएनए का पूरा अंबार लगा था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस नई तकनीक का इस्तेमाल करके सीधा अतीत में छलांग लगाई। ये तकनीक लकड़ी के रेशों के बहुत अंदर छिपे 112 साल पुराने सूक्ष्म जैविक कणों को एक बेहद कम पावर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए बाहर खींच सकती थी। मतलब 100 साल की मिलावट को पार करके सीधे उस खौफनाक रात तक पहुंचना। ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया जितनी शानदार है ना, उतनी ही ज्यादा सिहरन पैदा करने वाले भी। वैज्ञानिकों ने उन जगहों को बिल्कुल नहीं छुआ जहां से टूरिस्ट गुजरते थे। उन्होंने सीधा निशाना साधा रसोई के उस फर्श पर, ठीक उसी जगह जहां वो रहस्यमयी बेकन का टुकड़ा रखा था। जरा सोचिए, कातिल ने जब उस कच्चे बेकन को छुआ होगा तो उसकी त्वचा की कोशिकाएं उस चर्बी में मिल गई, और उस बेकन की चर्बी ने एक लाजवाब प्रिजर्वेटिव का काम किया। उसने कातिल के उस जैविक अंश को हवा और सड़न से बचाकर एक ऑक्सीजन फ्री टाइम कैप्सूल में कैद कर लिया था। 112 साल बाद ये डीएनए पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन नए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम ने इस बिखरे हुए आनुवंशिक कोड के टुकड़ों को फिर से जोड़कर एक कर दिया। और अब हमारे सामने सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सवाल खड़ा था। उस रात उस बेकन को किसने छुआ था? वैज्ञानिकों ने इस दोबारा बनाए गए डीएनए प्रोफाइल को पब्लिक वंशावली डेटाबेस यानी जीनियोलॉजिकल डेटाबेस में डाला। करोड़ों लोगों के डेटा में से वो बस किसी दूर के रिश्तेदार के मिलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो नतीजा स्क्रीन पर आया वो 1 अरब में एक होने वाला सीधा मैच था। 112 साल पुराने उस खौफनाक रात का सच अब पूरी तरह से बेनकाब होने वाला था। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे भयानक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो डीएनए था सीनेटर फ्रैंक मूर का। जी हां, फ्रैंक मूर कोई अनजान भटकता हुआ कातिल या सीरियल किलर नहीं था। वो जोसिया मूर का अपना साला था, सारा मूर का सगा भाई। ये सोचना भी अंदर तक कंपा देता है कि वो असली राक्षस कहीं बाहर से नहीं आया था, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य था। वो शख्स जो सबके सामने एक दुखी और शोक मनाने वाला रिश्तेदार बनकर घूम रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ्रैंक मूर था कौन? समाज की नज़रों में अगर देखें तो वो एक रुतबेदार स्टेट सेनेटर, एक बेहद अमीर बिजनेसमैन और समुदाय का एक सम्मानित पिलर था। लेकिन परिवार के बंद दरवाजों के पीछे उसकी असली पहचान एक फिक्सर की थी। वो इंसान जो परिवार की हर गहरी और अंधेरी समस्या को रफा दफा करता था। उसकी इसी ताकतवर और बेदाग हैसियत ने उसे इस कदर अछूता बना दिया था कि पूरे 100 सालों तक उसका नाम कभी किसी शक की सूची में आया ही नहीं। वो सबके सामने था, लेकिन शक की सुई से कोसों दूर। लेकिन एक अमीर राजनेता अपने ही परिवार को क्यों मारेगा? इस खौफनाक कत्लेआम का असली मकसद दशकों पुरानी धूल भरी लेजर किताबों में दफन था। पता चला कि जोसिया मूर को जुए की एक भयानक लत थी। उस जमाने के हिसाब से उस पर हजारों डॉलर का भारी कर्ज था, जो आज के समय में करोड़ों डॉलर के बराबर बैठता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये कर्ज किसी बैंक का नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक संगठित अपराधियों यानी अंडरवर्ल्ड का था। माफिया न सिर्फ जोसिया की, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की धमकियां दे रहे थे। सीनेटर फ्रैंक मूर के लिए ये उनके पूरे राजनीतिक साम्राज्य के रातों रात खत्म होने का अलार्म था। तो फिर फ्रैंक मूर ने हत्या की उस रात को एक डरावने कर्मकांड का रूप क्यों दिया? इसका राज उसकी एक गुप्त पहचान में छिपा था। फ्रैंक दरअसल फ्री मेसनरी का एक उच्च पदस्थ सदस्य था। वो बेकन का टुकड़ा छोड़ना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये दरअसल मसानिक रीतियों का एक भद्दा मजाक था, एक सिंबल ये बताने के लिए कि एक कर्ज पूरी तरह से चुका दिया गया है। शीशों को ढकना अपनी परछाई से डरना नहीं था, बल्कि ये एक गुप्त अनुष्ठान था जो इस खौफनाक कत्लेआम को एक जरूरी सफाई का रूप दे रहा था। अपने राजनीतिक करियर और साम्राज्य को राख होने से बचाने के लिए उसने अपने ही परिवार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। इस खौफनाक सच पर आखिरी और पक्की मोहर लगाने के लिए अदालत के आदेश पर सीनेटर फ्रैंक मूर की कब्र को बहुत ही गुप्त तरीके से खोदा गया।
उनकी हड्डियों से जो डीएनए निकाला गया, जब उसका मिलान उस 112 साल पुरानी बेकन की चर्बी वाले डीएनए से किया गया, तो परिणाम 100% सटीक था, एकदम परफेक्ट मैच। इस एक वैज्ञानिक सच ने आखिरकार उन सभी निर्दोष लोगों के नामों को साफ कर दिया जिनकी जिंदगियां पिछले 100 सालों में झूठे इल्जामों और शक के कारण तबाह हो गई थीं। 112 साल पुराना वो भारी पर्दा आखिरकार गिर चुका था। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल बाकी रह जाता है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। डीएनए ये तो पूरी तरह साबित करता है कि फ्रैंक मोर उस रात उस रसोई में मौजूद था, उसने उस बेकन को अपने हाथों से छुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने बड़े रुतबे वाले एक राजनेता ने खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी चलाकर 8 लोगों को, जिनमें 6 मासूम बच्चे थे, मौत के घाट उतारा था? या फिर वो सिर्फ इस डरावने अनुष्ठान को निर्देशित करने के लिए वहां मौजूद था और खून बहाने का काम किसी भाड़े के हत्यारे, किसी फैंटम ने किया था? विज्ञान हमें ये तो बता सकता है कि उस अंधेरे में वहां कौन मौजूद था, लेकिन वो खौफनाक कुल्हाड़ी असल में किसने चलाई, ये रहस्य शायद उस अंधेरी रात के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया है।